बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले हमने इस लास्ट लेक्चर में देखा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप, ये क्या टर्मिनोलॉजी जो हम इस रिएक्शन में यूज़ करने वाले हैं वो क्या होती है। तो आज हम उसकी मदद से इसके रिएक्शन को समझते हैं मैकेनिज्म के साथ कि मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड में अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन टू डिफरेंट वेज। दो तरीकों से अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। पहला आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर SN2। S हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन, N हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक, और 2 जो है इसकी मॉलिक्यूलरिटी है वो हम देखते हैं इसी लेक्चर में कि ये 2 हमने इसके साथ क्यों लगाया। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सेकंड हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन SN1। N न्यूक्लियोफिलिक, S सब्स्टिट्यूशन, N यूनिमॉलिक्यूलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। Nucleophilic substitution reaction on alkyl halide involve two main processes: the breakage of carbon halogen bond and formation of carbon nucleophile bond। कि ये दो काम होते हैं सब्स्टिट्यूशन में कि ये वाला न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा हैलोजन, और ये उसके जगह पे कोई और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो कार्बन हैलोजन के बॉन्ड की ब्रेकेज होती है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये दो मेन प्रोसेस होते हैं अल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। The mechanism of the nucleophilic substitution reaction depend upon the timing of these two process। ये जो प्रोसेस हैं बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन, इनका जो मैकेनिज्म है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी टाइमिंग क्या है। क्या ये दोनों एक साथ ही हो रहे होते हैं कि बॉन्ड ब्रेक होना, बॉन्ड फॉर्म होना, ये बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन अगर साइमल्टेनियसली होते हैं तो ये एक टाइप होगी। अगर ये पहले लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, बॉन्ड ब्रेकेज पहले होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन बाद में होती है, तो फिर ये दूसरी टाइप्स हो जाएगी। तो अब इन दोनों टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इफ़ द टू प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली द मैकेनिज्म कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म। कि अगर बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे हो रहे हों तो इसको हम कहते हैं SN2। और अगर हमारे पास इफ़ द बॉन्ड ब्रेकेज फर्स्ट फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड, अगर पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाए फिर उसके बाद नया बॉन्ड बने तो इसको हम कहते हैं SN1। अब इसको SN1 SN2 क्यों कहते हैं ये भी हम इसी लेक्चर में समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं जिसमें ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं, बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही टाइम पे हो रही होती है, उसको SN2 कहते हैं। और SN2 क्यों कहते हैं ये भी इसी टॉपिक के अंदर हम इसको समझते हैं। दिस इज़ अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। क्यों सिंगल स्टेप है? क्योंकि इसमें दोनों जो प्रोसेस हैं वो एक टाइम पे हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, बॉन्ड बन भी रहा है। बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में एक ही टाइम पे हो रही है, इसलिए एक ही स्टेप में सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। एज सोन एज द न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट्स अटैकिंग द इलेक्ट्रोफाइल कार्बन ऑफ द सबस्ट्रेट। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हमने कल कहा था कि वो कार्बन या वो एटम जिसके पास कार्बन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, तो कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, हैलोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो उसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। द बॉन्ड विद विच द लिविंग ग्रुप इज अटैच्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग। तो वो बॉन्ड जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है, यानी कि ये वाला बॉन्ड कार्बन और हैलोजन का, ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है और ये कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। इन अदर वर्ड द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज। अगर हम साइमल्टेनियसली की बात करें तो कहता है बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो साइमल्टेनियसली हो रही होती है, इनका एक्सटेंट सेम होता है। जितने परसेंट बॉन्ड ब्रेक होता है उतने परसेंट नया बॉन्ड बन जाता है। फिर ज़्यादा परसेंटेज बढ़ेगी बॉन्ड ब्रेकेज की और बॉन्ड फॉर्मेशन की परसेंटेज बढ़ जाएगी। एट द एंड बॉन्ड ब्रेकेज कंप्लीट हो जाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगी साइमल्टेनियसली। Another important feature of this mechanism is the direction of attack of the nucleophile. It attack from the side which is opposite to the living group। कि अब जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है सबस्ट्रेट के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, तो वो किस तरह से अटैक करेगा? तो जिधर से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है उसकी अपोजिट साइड से अटैक करेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा और उसके पास पहले से अपने 3 लोन पेयर भी मौजूद हैं
और लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की रिपल्शन हो जाएगी अगर न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से आए जिस साइड पे लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, तो ये उसके अपोजिट साइड से आएगा। इन ऑर्डर टू गिव द न्यूक्लियोफिल enough room to attack, the substrate carbon atom change its state of hybridization from tetrahedral sp3 to planar sp2। क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल को उन्होंने स्पेस देनी है अटैक करने के लिए, तो हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो अपनी हाइब्रिडाइजेशन को sp3 से sp2 में कर लेगा टेट्राहेड्रल से प्लेनर में, कि टेट्राहेड्रल से उसकी प्लेन बना देगा, तो जब प्लेन बनाएगा तो उसको अटैक करना बड़ा इजी हो जाएगा। द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, the change in the state of hybridization and departure of living group, everything occur at the same time। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ये तीनों काम एक ही स्टेप में एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं। ये रिएक्शन देखें, इसमें समझ आएगी आपको। ये देखें, ये हमारा सबस्ट्रेट है मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br। अब इस सबस्ट्रेट में से ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है ब्रोमीन की वजह से। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन अपने करीब कर लिए हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, तो ये ब्रोमीन नेगेटिव बन के जाएगा, ये Br नेगेटिव। इधर ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये OH नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, मतलब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल ही जा रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, उसी टाइम पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर ब्रोमाइड बन जाएगा, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड तो नहीं बनते, ना ही 3 बॉन्ड इसके स्टेबल होते हैं, इसलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज यहाँ पे ये देखें उन्होंने दिखाया वो ट्रांजिशन स्टेट, कि दोनों का एक्सटेंट जो है सेम है, जितने % बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उतने % नया बॉन्ड बन रहा है। एट द एंड क्या होगा कि 100% बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 100% नया बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में देखें, ये वाले तो हम बॉन्ड कंसिडर नहीं करेंगे, ये जो डॉटेड लाइन से शो किए हुए हैं, ये वाले जो बॉन्ड हमने शो किए हुए हैं लाइन के साथ, ये अगर हम कंसिडर करें तो sp, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहाँ पे हो गई है sp2, ये टेट्राहेड्रल sp3 है, ये प्लेनर sp2 है। तो इसमें अब क्या होगा, एक प्लेन पेपर की तरह, प्लेन की तरह ये होगी 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक तरफ ब्रोमीन है एक तरफ OH है, तो ये ब्रेक हो रहा है ब्रोमीन वाला, ये OH वाला बन रहा है। तो क्या होगा, जैसे ये OH वाला बॉन्ड बन जाएगा, Br चला जाएगा, तो ये जो हाइड्रोजन पहले इस तरफ थे वो अब इस तरफ को इन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन। नीचे लिखा हुआ है इन्वर्टेड मॉलिक्यूल की डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो गई है, जो एटम लगे हुए हैं हाइड्रोजन के कार्बन के ऊपर। कहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन द कन्फिग्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स गेट इन्वर्टेड, कि जब रिएक्शन होगा तो इसकी कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि अब देखें ये एच इस साइड पे थे, अब ये कार्बन की दूसरी साइड पे चले गए, क्योंकि पहले इधर न्यूक्लियोफाइल था तो उसने उधर को पुल किया हुआ था, अब इस तरफ न्यूक्लियोफाइल आया तो उसने बैक साइड अपोजिट साइड पे इसको पुल कर दिया। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। और अगर ये सेम टू सेम रहे तो इसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। Molecularity of reaction is defined as the number of molecule taking part in the rate determining step। तो ये हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा था कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, कि कितने मॉलिक्यूल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में टेक पार्ट कर रहे हैं। अगर एक मॉलिक्यूल हो तो हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर है, अगर 2 हों तो डाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, 3 हों तो ट्राई मॉलिक्यूलर। तो अब ये हमारा स्टेप ही एक है, अगर एक से ज़्यादा स्टेप होते तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि स्लो स्टेप कौन सा है। जब यहाँ पे स्टेप ही एक है तो इसी स्टेप में सारा काम हो रहा है, तो इसमें जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं वो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। Since in this mechanism the reaction take place in only one step which is also a rate determining step। स्टेप एक है तो फिर यही स्टेप रेट डिटर्मिंग स्टेप भी होगा, और इसमें 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसलिए हमने इसके साथ SN2 लगाया था, वो जो 2 था वो इसकी मॉलिक्यूलरिटी शो कर रहा होता है कि स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। तो इसका स्टेप एक ही है, वही हमारा स्लो स्टेप है, इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमने कहा ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर हम इसकी काइनेटिक को देखें तो काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग SN2 मैकेनिज्म हैव शोन दैट द रेट ऑफ सच रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, कि जो इसका रेट होगा, स्पीड होगी इस रिएक्शन की, ये दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा करेंगे तो भी रेट इंक्रीज़ कर जाएगा, अगर आप अल्काइल हैलाइड की अमाउंट को ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे
तो भी रेट इस रिएक्शन का फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसको मैथमेटिकल रेट को देखें तो हमारे पास ये बनती है क्वेश्चन, रेट इक्वल टू, ये हमारे पास कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, अल्काइल हैलाइड इसकी पावर 1 है, न्यूक्लियोफाइल इसकी पावर 1 है, दोनों को अगर हम सम करते हैं तो 1 + 1 2, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास। सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द अबव एक्सप्रेशन आर यूनिटी, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 among the alkyl halide. The primary alkyl halide always follow SN2 mechanism whenever they are attacked by nucleophile. अब अल्काइल हैलाइड हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे वो हमेशा जब उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, SN2 मैकेनिज्म को। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब आपको इससे समझ आ गई होगी यूनिमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है, कि जहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा ये 2 स्टेप में होगा, तो इसमें एक स्टेप जो होगा वो स्लो स्टेप होगा और स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व 2 स्टेप। यहाँ पे 2 स्टेप होंगे। 2 स्टेप क्यों होंगे ये भी हम अभी देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज अ रिवर्सिबल आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसीटोन और एन एक्वस इथाइल अल्कोहल। कि जो पहला स्टेप होगा वो रिवर्सिबल होगा, इसमें अल्काइल हैलाइड की आयोनाइजेशन होगी, यानी कि हैलोजन एटम जो होगा वो डिपार्ट कर जाएगा, वो लीव कर जाएगा सबस्ट्रेट को। दिस स्टेप प्रोवाइड कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन का कैटाइन बनेगा, जिसको हम कहेंगे कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब वो शुरू में भी हमने उस कार्बोकेटाइन ने लिया और एंड पे भी हमें नहीं मिलेगा कार्बोकेटाइन, वो दरमियान में ही उसकी फॉर्मेशन होगी और वहाँ पे वो यूज़ होकर हमें प्रोडक्ट दे देगा। तो इसलिए जो स्पीशीज़ रिएक्शन के इंटरमीडिएट दरमियान में बनती हैं उधर ही वो यूज़ होकर ख़त्म हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो जब पहले स्टेप में आप हैलोजन को रिमूव कर लेंगे तो फिर सेकंड स्टेप में दिस कार्बोकेटाइन इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल टू गिव द प्रोडक्ट। तो जो कार्बोकेटाइन है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दूसरे स्टेप में कार्बोकेटाइन के ऊपर नेगेटिव अगर चार्ज है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन पॉजिटिव है, तो ये आयनिक रिएक्शन होगा, बड़ा फास्ट होगा। इसका मतलब है पहले वाला स्लो है, पहला स्टेप जो होगा। तो जो पहला स्टेप स्लो है उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, अल्काइल हैलाइड, उसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होगा। तो अल्काइल हैलाइड स्लो स्टेप में आता है, एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। पहले देखिए ये पहला स्टेप है, इसमें आयोनाइजेशन होगी, पोलर सॉल्वेंट हमने लिया है तो ये क्लोरीन क्लोराइड बनकर लैदा हो गया और ये कार्बोकेटाइन है। अब इसमें देखें कि SN2 में एक ही स्टेप में सारा कुछ हो गया, SN1 में 2 स्टेप में हो रहा है। SN2 में यहाँ पे पहला क्लोरीन पहले क्यों नहीं गया था, दोनों काम एक ही टाइम पे क्यों हुए थे। SN2 हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, इसमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था। तो अगर क्लोरीन पहले चला जाता या ब्रोमीन पहले चला जाता तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव आता वो स्टेबल नहीं होना था। इस केस में अगर यहाँ पे क्लोरीन चला जाता है पहले, तो आपने पीछे देखा ओरिएंटेशन, जब आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हम स्टडी कर रहे थे, ये जो मिथाइल है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन, ये मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को दे रहा है। वहाँ पे हमने देखा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कि मिथाइल जो था वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर उसकी ऑर्थो पैरा पोजिशन को एक्टिवेट कर रहा था। यहाँ पे जब क्लोरीन चला जाएगा तो ये 3 ग्रुप हैं कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने वाले, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो डेफिशिएंसी है वो कंपनसेट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन ये कैटाइन बना है ये स्टेबल है। यहाँ पे हमने SN2 में देखा वहाँ पे यहाँ पे H अटैच थे, तो H भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं लेकिन वो उनका वो इफेक्ट बहुत कम होता है। इसका मतलब है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में कार्बोकेटाइन, तो सॉरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड में कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। और दूसरी बात कि जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा इधर से तो वो कर नहीं सकता इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के पास पहले ही 3 लोन पेयर हैं तो रिपल्शन होगी। इधर पे उस टाइम हाइड्रोजन थी SN2 के केस में, यहाँ पे अब SN1 में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी कि बड़े ग्रुप आ गए हैं। बल्कि अगर हम H को भी लैदा करके लिखें, बॉन्ड शो करके, इसके भी 3 बॉन्ड शो करें, इसके भी 3 बॉन्ड H के, इसके भी 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे एक क्राउड सा बन जाएगा।
हिंड्रेंस आ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं मिलेगी इस कार्बन तक पहुंचने के लिए। इसलिए पहले जब ये लीव करेगा लिविंग ग्रुप, फिर ये इसकी प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, फिर इस साइड से भी आ सकता है, इस साइड से भी आ सकता है। 50-50 होगा चांस इसका, वो इन्वर्जन हो या कन्फिग्रेशन हो। अब सेकंड स्टेप में देखें, जब एक दफ़ा पहले कार्बोकैटायन चला गया, लेफ़्ट कर गया, तो फिर उसके बाद आया न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के पास दोनों तरफ से ऑप्शन है, यहाँ पे फिर डायरेक्शन ऑफ अटैक का कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि किधर से इसका अटैक होगा। इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे लिविंग ग्रुप अभी लीव नहीं किया था, यहाँ पे लिविंग ग्रुप लीव कर चुका है, तो दोनों तरफ से होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी 50% इन्वर्जन होगी, 50% रिटेंशन होगी, क्योंकि चांसेस सेम है, 50-50 हैं अटैक की डायरेक्शन के। Since the first step involved the breakage of covalent bonds, so it is a slow step as compared to the second step. यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, तो ये फास्ट हो जाएगा। तो स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर होगा। The first step is therefore called the rate determining step. The mechanism is called unimolecular because only one molecule take part in the rate determining steps. In SN1 mechanism, the nucleophile attack when living group had already gone, so the question of direction of attack does not arise. कि लिविंग ग्रुप पहले ही लीव कर चुका होता है, तो दोनों तरफ से अटैक का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे फिर वो क्वेश्चन ही नहीं बनता कि अटैक किस तरफ से होगा। Moreover, the intermediate carbocation is a planar species having the molecule nucleophile to attack on it from both sides with equal ease. कि जब लिविंग ग्रुप लीव कर गया, प्लेनर ज्योमेट्री आ गई, तो फिर दोनों तरफ से अटैक होगा, तो 50-50 आपका इन्वर्ट हो जाएगा, 50% वैसे ही रहेगा, रिटेन रहेगा, तो 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये देखें, ये प्लेनर है, पेपर की तरह, पेज की, बुक के पेज की तरह, तो इधर से भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। तो जब इधर से आएगा तो ये एच इधर चले जाएंगे, इधर से आएगा तो इस तरफ हो जाएंगे, तो ये इन्वर्टेड है और ये रिटेंशन है, कि ये जैसे पहले रिएक्टेंट में थे वैसे ही हैं, और ये उससे उल्ट हो चुके हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग SN1 mechanism show first order kinetics and the rate of such reaction depends only upon the concentration of alkyl halide। जो SN1 का मैकेनिज्म होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, और जो उनका रेट होगा रिएक्शन का वो द रेट इक्वेशन ऑफ सच रिएक्शन कैन बी रिटर्न एज फॉलो। अब देखें उसकी रेट इक्वेशन क्या होगी, रेट इक्वल टू के इंटू अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, क्योंकि स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड इसमें इन्वॉल्व है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे चेंज करेंगे तो इसके रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अल्काइल हैलाइड की कंसनट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट चेंज होगा, क्योंकि जो रेट वाला स्टेप है उसमें अल्काइल हैलाइड ही हिस्सा ले रहा है, न्यूक्लियोफाइल का उसमें कोई रोल नहीं है। जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, जब उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो वो SN1 को फॉलो करते हैं, और जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, जब उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो वो SN2 को फॉलो करेंगे। दरमियान में आते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो ये SN1 को भी फॉलो करते हैं और SN2 को भी फॉलो करते हैं। फिर उसमें न्यूक्लियोफाइल की नेचर देखनी होती है, उसमें सॉल्वेंट का इफेक्ट भी आ जाता है, फिर वो एंड पे फैसला करना होता है कि ये जो सेकेंडरी है ये इन कंडीशन के ऊपर किसको फॉलो करेगा, SN1 को या SN2 को। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके बाद हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन जो इसके होते हैं वो किस तरह से होते हैं, E1 और E2।